अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 7 BIA चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी। एक नया चैप्टर सिलेबस में ऐड किया गया। पहले जब कैफ 6 MF ये पेपर होता था, ये चैप्टर नहीं होता था। अब एग्जामिनर ने ये एक नया चैप्टर ऐड किया है जिसमें एग्जामिनर का हमारे साथ प्रॉमिस है कि 10 to 15 मार्क्स का पेपर इस एक चैप्टर से टेस्ट होगा। मिनिमम 10 मार्क्स तो टेस्ट होंगे ही होंगे, 12, 13, 14 अप टू 15 मार्क्स टेस्ट हो सकते हैं। एक टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है जिसमें हमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट लेने हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को डील करना देखना है। कुछ चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछी जा सकती हैं, मेनली सिनेरियो बेस्ड टेस्ट किया जाएगा। तो देखेंगे ये चैप्टर क्या है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो पूरी दुनिया में इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इसको, इसकी नीड को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, काफ़ी इनिशिएटिव इसके ऊपर लिए जा रहे हैं। डिफरेंट बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड इसके ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डिफाइन कर रही हैं, जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इन कंपनी को अडॉप्ट करनी है सस्टेनेबिलिटी। इवन अकाउंटेंसी बॉडीज अराउंड द ग्लोब की हम बात करें, हर बॉडी ने तकरीबन अपने सिलेबसेस में, अपनी सर्टिफिकेशन डिग्रीज में एक पेपर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड स्पेशली ऐड करना शुरू कर दिया। अभी आईकैप ने जो नई स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है उसने सीफैप लेवल पे सीफैप 3 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक नया पेपर ऐड कर दिया। सस्टेनेबिलिटी का एक चैप्टर हमारे यहाँ पे कैफ 7 में ऐड हुआ है। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड कैफ 8 ऑडिट में भी ऐड हुआ है। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक FAR 2 में भी ऐड हुए हैं। मीन काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस एरिया को। इनफैक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी 2025 में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कुछ लॉज डिफाइन किए हैं जो कंपनीज के ऊपर आप एप्लीकेबल होंगे। तो देखते हैं क्या है ये सस्टेनेबिलिटी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबिलिटी है क्या बेसिकली? तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? मीटिंग द नीड ऑफ needs of present world, meeting the need of present world without compromising the future. Without compromising the future मीन हमें आज की जरूरतें पूरी करनी हैं अपने फ्यूचर को कंप्रोमाइज किए बिना। आज हमने रिसोर्सेज यूज करने हैं, लेकिन इस तरह से यूज करने हैं कि फ्यूचर में भी हमें वो रिसोर्सेज मिलते रहें। इन सारे आज ही खत्म नहीं कर मारने, फ्यूचर के लिए भी छोड़ने हैं, ना सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए, एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन में आने वाली पौध, आने वाली नस्ल, आने वाले लोगों के लिए भी हमें क्या करना है? रिसोर्सेज छोड़ने हैं। मीन उनकी जरूरतों को भी हमने देखना है कि वो भी अपनी जरूरतें इन रिसोर्सेज से पूरा कर सकें। मीन अगर हम रिसोर्सेज यूज करते चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएंगे, और जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे क्या होगा? ना तो फ्यूचर में हमें मिलेंगे यूज करने के लिए, जो काम हम आज इन रिसोर्सेज से कर रहे हैं फ्यूचर में नहीं कर सकेंगे, हमारा बिजनेस, हमारी लाइफ अफेक्ट होगी, और आने वाली जो जनरेशन है अल्टीमेटली उसको भी वो नहीं मिलेंगे। क्या बिजली अगर हम यूज किए जा रहे हैं, बिजली क्या है? एक स्केर्स रिसोर्स बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। और अगर हम बिजली को रिन्यू नहीं करेंगे या हम बिजली के यूजेज को कम नहीं करेंगे, बेतहाशा यूज करते चले जाएंगे, तो लोड शेडिंग बढ़ती चली जाएगी, इससे हमारा फ्यूचर अफेक्ट होगा। और हमारी भी आने वाली जनरेशन कहेगी कि एक टाइम होता था यहाँ पे बिजली भी होती थी। तो क्या है सस्टेनेबिलिटी? आज की जरूरतों को पूरी करना, फ्यूचर को कंप्रोमाइज किए बिना, ना सिर्फ अपना फ्यूचर, आने वाली जनरेशन का फ्यूचर भी। अब ये एक डेफिनेशन है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म हुआ, कोई 4 तरह के लोगों ने इस डेफिनेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म कर दिए। क्या क्रिटिसिज्म कर दिए? पहली बात तो जो है वो नीड डिफाइन नहीं की कि हर बंदे की डिफरेंट नीड होती है। आज की जरूरतें पूरी करना, आज की कौन सी जरूरतें पूरी करना, हर बंदे की डिफरेंट जरूरतें हैं, तो नीड क्लियरली डिफाइन नहीं है। फिर फ्यूचर नीड क्या है?
वो तो आने वाली नस्ल पे डिपेंड करता है, उसकी पता नहीं क्या क्या नीड होगी। आज से 50 साल पहले मोबाइल फोन नीड नहीं थी, आज शायद रोटी से ज़्यादा ज़रूरी नीड बन गई है। खाना मिले ना मिले मोबाइल फोन चलता रहना चाहिए, वरना ये नब्ज़ हमारी बंद होना शुरू हो जाती है, बैटरी बंद हो जाती है। तो फ्यूचर नीड क्या है, वो जो हमने देखनी है कि वो भी पूरी होती रहे, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। फिर फ्यूचर टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम मीन फ्यूचर, कितना फ्यूचर, 10 ईयर आफ्टर, आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 50 इयर्स, आफ्टर 100 इयर्स, मतलब कितने सालों का हमने फ्यूचर देखना है, अपना देखना है या आने वाली जनरेशन देखनी है। तो फ्यूचर कितना फ्यूचर मीन वो टाइम हॉरिजॉन, टाइम फ्रेम जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। फिर नीड जो हमने देखनी है वो हमने कंट्री वाइज देखनी है, रीजन वाइज देखनी है, या कैसे देखनी है, क्यों डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रीजन में लोगों की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो हमने किस कंट्री की किस रीजन के लोगों की नीड देखनी है वो भी क्लियरली डिफाइन नहीं है। मैं तो कैसा लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन कहना क्या चाह रहा है सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट, कि हमें आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें अपने फ्यूचर को भी देखना है, हमें अपना फ्यूचर भी सिक्योर रखना है। इनफैक्ट अगर सस्टेनेबिलिटी का अंग्रेजी में मीनिंग देखा जाए ना तो इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। सस्टेनेबल एक चीज मीन लॉन्ग टर्म है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी मेनली डेफिनेशन क्या है, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। हाँ, ये कुछ 3-4 तरह के क्रिटिसिज्म लोगों ने कर दिए, क्यों कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ जी, देखते हैं थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी को डिटेल में खोलने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबिलिटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कहते हैं कि एक बिजनेस को क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हुए बिजनेस को क्या करना है, 3 तरह की रिस्पांसिबिलिटीज पे फोकस करना है। इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज, social responsibilities, and environmental responsibilities. यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, इंडस्ट्री मार्केट नहीं, जो हमने चैप्टर 3, 4, 5 में पढ़ा था। यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट, माहौल। इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज एक बिजनेस को परफॉर्म करनी है। इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज का मतलब क्या है कि बिजनेस को जो है वो फोकस करना है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। शेयर होल्डर वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, हाई प्रॉफिट से। उससे क्या होगा, अल्टीमेटली उसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उसके शेयर की प्राइस हाई जाएगी, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। इन्वेस्टर मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी के अंदर, उससे बिजनेस को भी फायदा है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है, इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी एक बिजनेस को फोकस करना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। कैसे, थ्रू बिजनेस एक्सपेंशन, क्यों जितना ज्यादा आप बिजनेस एक्सपैंड करोगे उतना बिजनेस को भी फायदा होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी, साथ ही इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, साथ बिजनेस की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा। एक बिजनेस को क्या करना है, फोकस करना है ऑन प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना है और लो कॉस्ट पे जाना है ताकि प्राइसेस कम से कम हो। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेस की सेल बढ़ेगी, बिजनेस का फायदा होगा। क्या ख्याल है, बिजनेस सिक्योर होगा, लेकिन साथ इकोनॉमी को भी फायदा होगा। इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस होगा। और ये वो रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो हर बिजनेस अपनी आई को करता ही करता है। कि उसने क्या करना है, शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, अदरवाइज शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल लेगा, आप बीइंग अ मैनेजमेंट फाड़े हो जाओगे।
बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है, मीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी है। ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपैंड किया तो नए एम्प्लॉइज आपको चाहिए, और हर बिजनेस लो कॉस्ट हाई क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है ताकि वो कंपटीशन को डील कर सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। मीन ये हर बिजनेस करता ही करता है, और मेनली सस्टेनेबिलिटी ये नहीं है। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि बिजनेस को इससे बियॉन्ड जाते हुए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है, मीन सोसाइटी का ख्याल भी करना है। क्यों? एक बिजनेस क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी लाइक आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी। तो बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी आपको भी वैसे ही बिहेव करना है जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं। मीन अगर आप किसी का अच्छा नहीं सोच रहे तो बुरा भी अवॉइड करना है, सोसाइटी का ख्याल करना है, हो सके तो सोसाइटी को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना है। क्यों? आप सोसाइटी से ही अपना प्रॉफिट कमा रहे हो ना, सोसाइटी से आपके कस्टमर आ रहे हैं, सोसाइटी से आपके एम्प्लॉई आ रहे हैं, सोसाइटी से भी आपके इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो आपको सोसाइटी का भी ख्याल करना है। क्योंकि अगर सोसाइटी ही स्टेबल ना रही तो अल्टीमेटली आपको कस्टमर नहीं मिलेगा, एम्प्लॉई नहीं मिलेगा, इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। मीन अपने प्रॉफिट से कुछ पार्ट आपने सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है, मीन कुछ डोनेशंस देनी है, कुछ चैरिटीज देनी है। एक बिजनेस को सिर्फ अपने प्रॉफिट 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 मीन इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी पे फोकस नहीं करना, सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी परफॉर्म करनी है, मीन सोसाइटी का भी ख्याल करना है। उसके लिए बिजनेस को क्या करना है? कुछ सोशल कॉस्ट बेयर करनी है। सोशल कॉस्ट बेयर करनी है मीन आपको डोनेशंस देनी है, चैरिटीज देनी है, समटाइम स्टेक होल्डर की खातिर बेस्ट के लिए अपना बेनिफिट फॉर गॉन भी करना है। एक बिजनेस को क्या करना है? ह्यूमन कैपिटल, सोशल कॉस्ट, इन फैक्ट आई विल यूज द वर्ड सोशल कैपिटल, मीन पैसा लगाना है सोसाइटी के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी फोकस करना है। ह्यूमन कैपिटल मीन अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर पैसा लगाना है, मीन लेबर की आपने ट्रेनिंग पे फोकस करना है। क्यों? उनका नॉलेज जितना अपडेट होगा उतना बिजनेस को भी फायदा होगा, लेबर की सिर्फ नहीं। ह्यूमन कैपिटल के अंदर आपने इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज अप्लाई करनी है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल के अंदर आपने फोकस करना है सोसाइटी के बेस्ट के लिए चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना है। चाइल्ड लेबर अच्छी चीज नहीं है, कंपनी के फंड से लो कॉस्ट है लेकिन अच्छी चीज नहीं है। क्यों? आप फ्यूचर एजुकेटेड नेशन को इफेक्ट करने जा रहे हो। अगर फ्यूचर एजुकेटेड नेशन नहीं होगी, बच्चे सारे काम में लगे रहेंगे, जिससे क्या होगा? इनोवेशन नहीं आएगी, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, आपको स्किल्ड वर्कर्स फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, आपके बिजनेस का नुकसान होगा, आपको अनस्किल मिलेंगे जो आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगा। आपको क्या करना है? सोशल रिस्पांसिबिलिटी में कंस्ट्रक्टेड कैपिटल पे भी फोकस करना है। कंस्ट्रक्टेड कैपिटल मीन आपको कुछ फिजिकल थिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है सोसाइटी के अंदर, लाइक लोकल बिजनेस जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के अंदर रोड्स बना देना, डैम्स बना देना, पार्क्स बना देना, हॉस्पिटल्स बना देना, स्कूल्स बना देना सोसाइटी के लिए। ये क्या है? कंस्ट्रक्टेड कैपिटल। क्यों? अगर ये रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, डैम्स आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। कहाँ से? भाई आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट बनाएगी, तो बेहतर नहीं आप डायरेक्टली बना दो। और ये चीजें आप बना रहे हो तो इससे क्या होगा? आपकी रेप्यूट अच्छी होगी, इमेज अच्छा होगा, ब्रांड इमेज अच्छा होगा। उससे क्या होगा? कस्टमर आपको प्रेफर करेगा, आपकी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेगा रादर देन कंपैटिटर। एम्प्लॉय आपके खुश होंगे कि आपके बिजनेस की रेप्यूट अच्छी है, वो एक अच्छी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट की रेप्यूट अच्छी होगी दुनिया के आगे, पूरी दुनिया आपको गौर करेगी। क्या है? तो सस्टेनेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी मीन बिजनेस के प्रॉफिट को देखना ही नहीं है। एक बिजनेस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सोसाइटी से सपोर्ट है तो आपका बिजनेस है, सोसाइटी से सपोर्ट नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। इसलिए आपको इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी से बियॉन्ड जाते हुए सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी परफॉर्म करनी है, सोसाइटी का बेस्ट भी देखना है, सोशल कॉस्ट बेयर करनी है, डोनेशंस देनी है, चैरिटीज देनी है, समटाइम अपना बेनिफिट छोड़ के दूसरों को बेनिफिट प्रोवाइड करना है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सप्लायर है। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज पे पैसा लगाना है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे पैसा लगाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते वक्त इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, चाइल्ड लेबर को डिस्क्रिमिनेट करना।
डिस्करेज करना है। अदरवाइज डिफरेंट चाइल्ड ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जो इस चीज के पीछे हैं, वो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जिससे आपकी रिप्यूट अफेक्ट होगी। आप क्या लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकोगे? नहीं, बैड इमेज में नहीं सर्वाइव कर सकोगे। कंस्ट्रक्टेड कैपिटल में लोकल कम्युनिटी के अंदर इमेज अच्छा बनाने के लिए कुछ फिजिकल कंस्ट्रक्ट करना है, रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, फार्मेसीज, इस तरह की चीजें, जिससे सोसाइटी को बेनिफिट जाए। क्यों? सोसाइटी से ही आपका बिजनेस है, तो आपको सोसाइटी का भी देखना है। सोसाइटी स्टेबल नहीं है तो आपका बिजनेस भी लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं है। सोसाइटी में लोग बीमारियों से मर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी लेबर को भी इफेक्ट करेगा, आपको हेल्दी लेबर नहीं मिलेगी। फिर वो कहता है कि आपको सिर्फ इकोनॉमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इनसे थोड़ा बियॉन्ड जाते हुए एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपका इकोनॉमिक मीन प्रॉफिट और सोसाइटी का बेस्ट देखना है। क्यों? आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो एनवायरमेंट के अंदर, और अगर एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा तो अल्टीमेटली उससे आपका बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। बिजनेस को क्या करना है? बिजनेस को पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। पॉल्यूशन क्या है? CO2 एमिशन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आपने कंट्रोल करना है। ये है क्या? धुआं जो आपकी फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से निकलता है, जो स्मॉग क्रिएट करता है। जब ये धुआं पहले स्मॉग थी ना, इनफैक्ट पाकिस्तान के लाहौर, कराची पूरी दुनिया में टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज बने हुए हैं। इसकी रीजन क्या है? CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, जो गाड़ियां भी छोड़ रही हैं, लेकिन बिजनेसेस की प्रोडक्शन फैक्ट्री से भी निकल रहा है। इसे कंट्रोल करना, ये क्या है? एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज है। क्यों? इससे माहौल अफेक्ट हो रहा है, लोगों की हेल्थ अफेक्ट हो रही है। माहौल अफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी अफेक्ट होगा। एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, मीन एक बिजनेस को फोकस करना है किस चीज के ऊपर? रिसाइकलिंग के ऊपर। मीन न्यू मटेरियल नहीं, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करना है, स्पेशली वो मटेरियल जो बहुत ज्यादा स्केर्स होते चले जा रहे हैं। अदरवाइज खत्म हो जाएगा, मटेरियल खत्म हो जाएगा तो आपको भी फ्यूचर में नहीं मिलेगा प्रोडक्शन के लिए, और आने वाली बहुत जनरेशन को भी नहीं मिलेगा। क्या रिसोर्सेज सिर्फ यूज नहीं करने, बिजनेस को क्या करना है? रिप्रोडक्शन, रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर भी फोकस करना है। फर्नीचर आप बनाते हो, लकड़ी लेते हो, वुड लेते हो कहां से? दरख्त काट के, तो दरख्त आपने प्लांट भी करने हैं, लगाने भी हैं। ये क्या है? रिप्रोडक्शन, रिप्लेनिशमेंट। क्यों? अगर काटते 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 चले जाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ये रिसोर्स भी खत्म हो जाएगा। एक बिजनेस को क्या करना है? फ्यूल कंजम्पशन को कम करना है। क्यों? फ्यूल क्या है? एक स्केर्स रिसोर्स है, उसकी स्केर्सिटी की वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको क्या करना है? इसके यूजेज को लिमिट लगाना है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज पे जाना है। क्या करना है? फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए ऑटो इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री ने क्या किया है? अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पे जाना शुरू कर दिया। मीन पेट्रोल कार से हाइब्रिड कार पे चले गए, हाइब्रिड से अब आगे ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे जा रहे हैं, ताकि फ्यूल की कंजम्पशन कम से कम। क्या क्या? ना सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन, आपको गैस की कंजम्पशन भी कम करनी है, वाटर कंजम्पशन भी कम करनी है। क्यों? ये भी क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है। एक टाइम आएगा ये चीजें रहेंगी नहीं तो आप कैसे यूज कर सकोगे? अल्टीमेटली कॉस्ट ही मिलेगी अगर कम होगी तो। एक बिजनेस को क्या करना है? वेस्ट कंट्रोल पे भी फोकस करना है। क्यों? ये वेस्ट भी क्या करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है, स्पेशली जो प्लास्टिक बैगेज है। आपने देखा होगा अब पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितने ब्रांड्स हैं सब ने प्लास्टिक बैग खत्म कर दिए हैं, सब वो कागज वाला लिफाफा दे रहे हैं, कुछ कपड़े का बना हुआ थैला दे रहे हैं। क्या आप इसे दोबारा रिपीट कर सकते हो? जो शॉपर दे रहे हैं आपको प्लास्टिक वाला, वो चार्ज करते हैं, और लोग चार्ज की खातिर जो है उसे यूजेज को कम कर रहे हैं। ये क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है बिजनेस का, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बिजनेस का एक स्टेप है। क्या करा? तो सस्टेनेबिलिटी क्या है? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर। तो उसमें हमें सिर्फ अपना प्रॉफिट मीन आज की जरूरतों को नहीं देखना,
हमें फ्यूचर के लिए सोसाइटी को भी देखना है। सोसाइटी स्टेबल होगी तो हमारा बिजनेस भी रहेगा। अगर सोसाइटी स्टेबल नहीं है, हमारा इमेज सोसाइटी में अच्छा नहीं है, क्यों हम सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं, उसे कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, तो इससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। कस्टमर उन बिजनेसेस को प्रेफर करेंगे जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों? एनवायरमेंट से ही हमारा बिजनेस है। एनवायरमेंट डिस्टर्ब हुआ, हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा, हम सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो हमें एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी को फोकस करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, CO2 एमिशन स्पेशली, रिसाइकलिंग की तरफ जाना है, रिप्रोडक्शन रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जाना है, फ्यूल कंजम्पशन को हमें रिड्यूस करना है, वेस्ट को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सारे क्या हैं? एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप्स। सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी as well as social as well as environmental, mean all three equally important है। किसी एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी इकोनॉमी को तो इग्नोर कर ही सकते हो, तो आप फारिग हो जाओगे, पैसा कहाँ से लोगे? इन्वेस्टर नहीं होगा, क्या करना है? ये कॉन्सेप्ट लिया हमने सस्टेनेबिलिटी का क्या है। सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं। क्या 3 पिलर्स हैं? एक इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, एक सोशल पर्सपेक्टिव है और एक एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव है। ये क्या है? 3 पिलर्स हैं, मीन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, किसी एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहीं से सस्टेनेबिलिटी से एक टॉपिक और निकलेगा, ट्रिपल बॉटम लाइन। बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए 3 P's को कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? 3 P's को कंसीडर करना है। क्या है वो 3 P's? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए 3 P's को कंसीडर करना है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। पीपल को फोकस करना है, मीन बिजनेस को क्या करना है? सोशल रिस्पांसिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, तो सोशल कॉस्ट बेयर करनी है, सोसाइटी के लिए चैरिटीज देनी है, डोनेशंस देनी है, गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। ह्यूमन कैपिटल मीन अपनी लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज पे फोकस करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इक्वल प्रोवाइड करनी है, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है ताकि उनका स्किल नॉलेज अपडेट हो सके, चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करना है, कुछ कंस्ट्रक्टेड कैपिटल भी फोकस करना है सोसाइटी के लिए, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है लाइक रोड्स, डैम्स, स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स। एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए प्लैनेट को फोकस करना है, प्लैनेट भी एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, पॉल्यूशन, CO2 एमिशन को कंट्रोल करना है, रिसाइक्लिंग पे फोकस करना है, रिप्रोडक्शन रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस करना है, फ्यूल कंजम्पशन को कंट्रोल करना है, वेस्ट को कंट्रोल करना है। ये क्या है? प्लैनेट को फोकस करना। एक बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए obviously अपना प्रॉफिट तो देखना ही देखना है, क्यों? अदरवाइज बिजनेस ही नहीं। मेन क्या है बिजनेस का? प्रॉफिट। वो क्या है? शेयर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, हाई क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड, जो हर बिजनेस करता है, क्योंकि इसके बिना तो इसलिए आप बिजनेस नहीं चला सकोगे। तो क्या किया हमने? छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया है सस्टेनेबिलिटी का और ट्रिपल बॉटम लाइन का, एक ट्रेलर लिया है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी सिर्फ हम अपना माइंड बिल्ट अप कर रहे हैं कि ये है क्या चीज सस्टेनेबिलिटी, क्या कर रहा है, क्यों? सिनेरियो को डील करने के लिए कॉन्सेप्ट होना जरूरी है ना। अब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए जा रहे हैं, डिफरेंट लॉज डिफाइन किए जा रहे हैं जो बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, स्पेशली जो वो बिजनेस जो एनवायरनमेंट को ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा लॉस है। अब बिजनेस अगर सस्टेनेबिलिटी को फोकस नहीं करेगा तो क्या होगा? बिजनेस की रेप्यूट अच्छी होगी या बुरी होगी? बुरी होगी। बिजनेस को रेपुटेशनल रिस्क फेस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी फोकस नहीं करता तो कौन सा रिस्क फेस करना पड़ेगा? रेपुटेशनल रिस्क फेस करना पड़ेगा। रेप्यूट बुरी होगी, कस्टमर
आपकी पार्ट को प्रेफर नहीं करेंगे। देखा ना, सिर्फ रेपुटेशन रिस्क फेस करना पड़ेगा, आपको रेगुलेटरी रिस्क भी फेस करना पड़ेगा। रेगुलेटरी रिस्क मीन लॉ रेगुलेशन की आप कंप्लायंस नहीं कर रहे, मीन लीगल एक्शन आपको फेस करना पड़ेंगे, लीगल रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। ना सिर्फ रेगुलेटरी लीगल रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा, इससे आपको ऑपरेशन रिस्क भी फेस करना पड़ेगा, मीन आपके ऑपरेशंस के अंदर एफिशिएंसी नहीं होगी, आपके ऑपरेशन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं होंगे, सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं देगी, एनवायरनमेंट से आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेस के फाइनेंस पे इंपैक्ट आएगा, मीन बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क भी फेस करना पड़ेगा, सील इफेक्ट होगी, कैश इफेक्ट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। देखा, और ये सारे मिला के क्या करेंगे, आपको फेस करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक रिस्क, also called business risk. What is business risk? That business may not able to achieve its objective. Risk पढ़ा ना हमने chapter 10 में। So business risk face करना पड़ेगा, I mean business will not be able to achieve its objective। और ये क्या है, strategic risk है, I mean top management अच्छी strategies adopt नहीं कर सकेगी, long term strategies नहीं फोकस कर सकेगी, क्यों sustainability क्या है, long term strategies पे फोकस करना। अगर आप सस्टेनेबिलिटी पे फोकस नहीं कर रहे तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं कर रहे। अब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आ गए हैं कि एक बिजनेस को क्या करना है, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का इंपैक्ट ऑन सोसाइटी या एनवायरनमेंट जो है वो भी रिपोर्ट करना है। मीन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आपको प्रोड्यूस करनी है कि आप कैसे सस्टेनेबिलिटी को फोकस कर रहे हो। ऑब्वियसली रिपोर्ट अगर आपने देनी है तो आप अच्छी रिपोर्ट दोगे ना, ताकि अच्छा इमेज बने, अच्छी रेप्यूट बने, तो उसके लिए फिर बिजनेस को ये चीजें फोकस करना पड़ेंगी। और अगर बिजनेस को रिपोर्ट नहीं देता तो क्या है, रेगुलेटरी रिस्क। और अगर बिजनेस ये चीजें परफॉर्म नहीं कर रहा सोशल एनवायरमेंटल, लेकिन रिपोर्ट में दे रहा है कि हम ये कारण, जबकि एक्चुअल वैसे है नहीं, तो उससे भी लोगों को अगर पता चल गया तो आपका इमेज इफेक्ट होगा, आपको फाइन्स पेनल्टीज भी इफेक्ट फेस करना पड़ सकते हैं। और ये जो बिजनेस कर रहा नहीं है लेकिन रिपोर्ट कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, भी लोगों को डिसीव कर रहा है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है ग्रीन वॉशिंग। मीन बिजनेस एक्सप्लॉइटेटिव सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मीन क्लेम कर रहा है कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, व्हाइल इन फैक्ट बिजनेस इज नॉट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। In false claiming regarding sustainability is called greenwashing. Exploitative sustainability report is called greenwashing. Mean आप शो कुछ और कर रहे हो रिपोर्ट में, जबकि एक्चुअल वैसे नहीं है। जो कुछ चीजों का आइडिया हम ले रहे हैं, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी है क्या। सस्टेनेबिलिटी से हमने एक टॉपिक निकाल लिया, ट्रिपल बॉटम लाइन। इसी से ही एक और टॉपिक भी निकलता है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। हमारे इस पेपर में नहीं है, FR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप पढ़ोगे। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कांसेप्ट क्या कहता है, एक बिजनेस को अपनी एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिपोर्ट नहीं करनी, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ऑन सोसाइटी और एनवायरनमेंट भी रिपोर्ट करना है। वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। मीन आप कैसे सोशल एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हो, आपने इसकी भी रिपोर्ट प्रोड्यूस करके जो है वो प्रेजेंट करनी है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। और उसमें आगे फिर फर्दर कोई 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स आ जाते हैं, वो हम वहां पे पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस सिलेबस में हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन का, और मेनली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा फोकस है। 3 पिलर्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। अब इसमें सस्टेनेबिलिटी में आगे डिटेल में जाने से पहले एक टॉपिक इसके अंदर उसने जो है वो सेपरेट सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा हट के ऐड कर दिया स्टेक होल्डर के नाम से। तो पहले वो स्टेक होल्डर टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं।
रहा है कि कमिंग अटेम्प्ट में स्टेक होल्डर के ऊपर एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि उस टॉपिक के अंदर भी एक दो मॉडल्स हैं। क्या होता है स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर ओके, कौन कौन है स्टेक होल्डर बिजनेस के? कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, कंपनी मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स स्टेक होल्डर है। नॉर्मल स्टेक होल्डर है, जनरल पब्लिक स्टेक होल्डर है, लोकल कम्युनिटी स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस स्टेक होल्डर को देनी चाहिए while making a decision? बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन सा है? अगर आप मैनेजर और बिजनेस को चला रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन सा है? शेयर होल्डर, क्योंकि ऑनर है जिसका बिजनेस आप चला रहे हो। नहीं, शेयर होल्डर नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है बिजनेस का कस्टमर। योर ब्रेड एंड बटर ये है तो शेयर होल्डर भी है। कस्टमर नहीं है तो दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं है। इसलिए बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देनी चाहिए? कस्टमर को। हाँ, उसके बाद शेयर होल्डर है, उसके बाद सप्लायर है, उसके बाद मैनेजमेंट है, मीन डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद एम्प्लॉइज हैं। ये क्या है? आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर जिनके बिना बिजनेस खत्म है। हाँ, उसके बाद कुछ सेकेंडरी स्टेक होल्डर आ जाते हैं जिसमें आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद कुछ आ जाती है जी जनरल पब्लिक, जिसको कुछ बॉडीज रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन्हें नाम दिया जाता है प्रेशर ग्रुप्स का। इन प्रेशर ग्रुप्स के अंदर जो है वो एनजीओज भी आ जाती हैं, लाइक कुछ एनवायरमेंटल बॉडीज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन बॉडीज हैं, इवन मीडिया ग्रुप भी आ जाता है। क्यों? मीडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा कौन है? लोकल कम्युनिटी, मीन जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वहाँ की लोकल कम्युनिटी भी आपके स्टेक होल्डर हैं। क्यों? आपकी प्रोडक्शन से धुआं निकलता है तो लोकल कम्युनिटी की हेल्थ अफेक्ट होती है, तो वो भी आपके स्टेक होल्डर हैं। आपकी गाड़ियां आती जाती हैं, लोकल ट्रैफिक जैम होता है, तो ये लोकल कम्युनिटी भी आपकी स्टेक होल्डर है। ये बिजनेस के स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? आप पर्सन or group of person. A person or group of person. Group of person means other organization. Who has a stake in the organization. Who has stake in the organization. Stake means interest in the organization. So a person or group of person who has a stake, i.e. interest in the organization is called stakeholder. जब कहते हैं stakeholder क्या है? A person or group of person who can affect or can be affected by the activities of the organization are called its stakeholder. मीन जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट होते हैं वो क्या है? स्टेकहोल्डर है। कस्टमर अफेक्ट करता भी है, अगर आपसे चीजें लेना बंद कर दे, अफेक्ट होता भी है अगर आप उसे चीजें देना बंद कर दो, उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी। शेयर होल्डर अफेक्ट करता भी है डिसीजन मेकिंग के थ्रू, होता भी है अगर आप लॉस में जाओगे। सप्लायर अफेक्ट करता है अगर सप्लाईज देना बंद कर दे। मैनेजमेंट डायरेक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। एम्प्लॉइज अफेक्ट करते हैं, होते भी हैं। बिजनेस बंद हो जाए, ये भी जिंदगी इनकी गई बेचारों की, क्योंकि इनकी लाइफ बिजनेस के साथ अटैच है। गवर्नमेंट अफेक्ट करती है, होती भी है अगर आप टैक्स नहीं दोगे, बिजनेस बंद कर दोगे। बैंक अफेक्ट करता है लोन देने से और अफेक्ट होता भी अगर आप लोन नहीं दोगे। जनरल पब्लिक अफेक्ट करती भी है और होती भी है। लोकल कम्युनिटी अफेक्ट होती है, समटाइम करती भी है, क्यों? यहीं से आपके कस्टमर हैं, यहीं से आपके एम्प्लॉइज हैं। सो एक बिजनेस को डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, स्ट्रैटेजी मेकिंग के टाइम पे
सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना चाहिए। क्यों आपके बिजनेस की सक्सेस या फेलियर में हर स्टेक होल्डर का इंपॉर्टेंट रोल है। कोई एक स्टेक होल्डर भी अगर अपनी सपोर्ट बंद कर दे तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए while making a decision you need to consider best of all the stakeholders। कौन क्या चाहता है आपको प्रोवाइड करना है, फिर उनकी सपोर्ट रहेगी ना। स्टेक होल्डर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं दुनिया में, आपको कोई सपोर्ट क्यों करता है, अपने बेनिफिट के लिए। जब तक उसे अपना बेनिफिट आपसे नजर आ रहा है वो आपको सपोर्ट करेगा। जैसे ही उसे अपना बेनिफिट आपसे नजर आना बंद कर हो जाएगा, आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्या फ्यूचर में उनके इनकम का सोर्स बनोगे, उनको सपोर्ट करोगे। Even your father supporting you, why? For his benefit. He is having some expectation from you. बेनिफिट ये भी हो सकता है कि अगर आप घर पे बैठोगे तो कांधा मारोगे मोहल्ले के अंदर, इसलिए आपको पढ़ाने के लिए भेजा, आप पे पैसा लगा रहा है। हाँ, एक माँ आपकी है जो बगैर किसी बेनिफिट के आपको सपोर्ट करती है। अदरवाइज दुनिया में हर बंदा आपको सपोर्ट करता है तो अपने बेनिफिट के लिए। इसलिए एक बिजनेस को अपने स्टेक होल्डर का पता होना चाहिए। मेरे स्टेक होल्डर हैं कौन कौन से, तो ये हमारे स्टेक होल्डर हैं। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है तो हो सकता है डिसीजन मेकिंग में हम किसी स्टेक होल्डर को इग्नोर कर जाएंगे, और किसी एक स्टेक होल्डर को भी इग्नोर किया तो उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। एक बिजनेस को डिसीजन मेकिंग करते वक्त सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना है। अपना बेस्ट देख रहे हो, किसी एक स्टेक होल्डर का बेस्ट नहीं देखा, उसका नुकसान हो गया, तो इससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर हमसे चाहते क्या है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं, जाने में हमने वो जो चाहता है स्टेक होल्डर अप्लाई नहीं किया, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली स्टेक होल्डर की सपोर्ट बंद हो जाएगी। इसलिए हमें पता होना चाहिए स्टेक होल्डर चाहते क्या है। आइए देखते हैं कि स्टेक होल्डर बिजनेस से चाहता क्या है। ये स्टेक होल्डर दो तरह के होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन है, शेयर होल्डर है जो डिसीजन मेकिंग में सम टाइम इन्वॉल्व होता है। डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज है, बाकी सारे गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मीडिया हो गया, ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल। शेयर होल्डर क्या चाहता है बिजनेस से, शेयर होल्डर क्या चाहता है बिजनेस से, शेयर होल्डर चाहता है जी हाई प्रॉफिट, हाई शेयर प्राइस। ये कंसर्न शो करेगा कब, जब कंपनी के प्रॉफिट कम है या शेयर प्राइस डाउन जा रही है। क्यों, ये क्या चाहता है, हाई प्रॉफिट, हाई डिविडेंड, हाई शेयर प्राइस। ये कंसर्न शो करेगा जब आप इसे डिविडेंड कम दे रहे हो। क्यों, ये क्या चाहता है, ज्यादा डिविडेंड चाहता है। ये कंसर्न शो करेगा जब आप रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हो। क्यों, पैसा आपकी अपना नहीं है, शेयर होल्डर का आप यूज कर रहे हो, इसलिए शेयर होल्डर खप डाल देगा अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हो। उसे आपको श्योर करना पड़ेगा, नहीं भाई मैंने सारे रिस्क कवर करनी है, मैनेज करनी है, टेंशन नहीं। शेयर होल्डर कंसर्न शो करेगा जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए टेक ओवर बिड की तरफ जा रहे हो, मीन एक्वायर करने जा रहे हो अदर बिजनेस यूनिट, रादर देन खुद से बिजनेस यूनिट क्रिएट करना। बिजनेस को एक्सपैंड करना दो तरह से किया जा सकता है ना, एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्या ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ, और दूसरी है एक्विजिशन ग्रोथ। ऑर्गेनिक क्या है, कि आपने खुद से बिजनेस यूनिट क्रिएट किया, कहीं पे लैंड ली, उसके ऊपर बिल्डिंग आपने खड़ी की, उसमें आपने सिस्टम बनाया, एम्प्लॉय अपॉइंट किए, फिर आपका बिजनेस यूनिट क्रिएट हुआ। ये क्या है, ऑर्गेनिक, इसमें टाइम लगता है। एक्विजिशन क्या है, एक बना बनाया बिजनेस यूनिट आपने खरीदा, रात को उसका बोर्ड हटाया, सुबह आपका बोर्ड वहां पे लगा हुआ है। एक्विजिशन क्विक है लेकिन साथ रिस्की भी है। क्यों, जब बिजनेस यूनिट आप खरीद रहे हो सिर्फ उसके फायदे नहीं, उसकी मुसीबतें भी खरीद रहे हो, और मुसीबतें अगर आपसे टैकल ना हुई तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट भी अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए टेक ओवर बिड मीन एक्विजिशन क्या है, रिस्की स्ट्रैटेजी शेयर होल्डर प्रेफर नहीं करता। वैसे भी एक्विजिशन में पैसा एक ही दफा लगना है, ऑर्गेनिक में आहिस्ता आहिस्ता लगना है, तो उसका डिविडेंड भी मेंटेन रहेगा। तो क्या चाहता है शेयर होल्डर, हाई प्रॉफिट, हाई शेयर प्राइस, हाई डिविडेंड,
नो रिस्की इन्वेस्टमेंट एंड नो टेक ओवर बिट। रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी शेयर होल्डर क्या चाहता है कि कंपनी क्या करे, वो क्लियर एक्सपेक्टेशन शो करे रिगार्डिंग ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। ये एक टॉपिक है इस चैप्टर में जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी शेयर होल्डर क्या चाहता है कि कंपनी को स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो की हैं कि बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी में क्या देखना चाहिए और इसकी रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए। ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ISO आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स कभी खरीदी हो तो उसके ऊपर लिखा होता है ISO 9000 सर्टिफाइड, 9001 सर्टिफाइड, लाइक स्पेशली घी ऑयल वगैरह के ऊपर। वो क्या है? स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी से रिलेटेड। इस तरह से ISO ने कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड, ISO 14000, 14001। तो शेयर होल्डर चाहता है कंपनी इसको भी कंप्लाई करे। शेयर होल्डर चाहता है कि कंपनी कंप्लाई करे SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो ऑडिट के अंदर ऐड हुआ है एक स्टैंडर्ड। ये भी कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि कंपनी को सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्या रिपोर्टिंग करनी चाहिए। शेयर होल्डर क्या चाहता है? ESG, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस को बिजनेस फोकस करे और बिजनेस कंप्लाई करे स्टैंडर्ड ऑफ GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के स्टैंडर्ड्स को। और इसलिए अगर बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस को कौन चला रहा है? डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर क्या करेंगे? नेक्स्ट AGM पे डायरेक्टर्स के अगेंस्ट वोटिंग करके इनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि उनके पास पावर, ऑनर्स हैं। इसलिए व्हाइल मेकिंग डिसीजन इन चीजों को हमें फोकस करना पड़ेगा। क्या कहना? क्यों ये फोकस नहीं करेंगे तो भाई वो एक्शन लेगा, इन्वेस्टमेंट निकाल देगा, बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनल कौन है स्टेक होल्डर? कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो हमें इस पेपर के लिए इसकी जरूरत नहीं है डिस्टिंग्विश करने की। मेनली लॉ में, कंपनी लॉ में पढ़ा जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, डे टू डे रनिंग ऑफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पार्ट टाइमर है, सिर्फ स्ट्रैटेजी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। अब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं अच्छी रेम्युनरेशन जिसमें सैलरी भी हो, पेंशन भी हमें मिले आफ्टर एज ऑफ रिटायरमेंट, हमें बोनस भी मिले और हमें कोई शेयर इंसेंटिव भी मिले, लाइक कंपनी के शेयर्स भी मिले। साथ में क्या चाहते हैं कि हमारे पास कोई पावर स्टेटस भी होना चाहिए, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आगे बढ़ने के चांस भी होने चाहिए, जॉब भी हमारी सिक्योर होनी चाहिए, हमारी अच्छी रेप्यूट भी होनी चाहिए। क्यों अच्छी रेप्यूट होगी तो दुनिया में लोग हमें खींचेंगे। ये चीजें भी देखनी है के लिए, इनफैक्ट खुद ही मान खुद ही देख रहे होते हैं। इसके अलावा अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं बिजनेस से? वो चाहते हैं अच्छी पे, अच्छी सैलरी हमें मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशन हमें मिले, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, जॉब सिक्योर होनी चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, मीन माहौल अच्छा होना चाहिए, मीन कल्चर एथिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सही गलत की तमीज वाला कल्चर होना चाहिए जिससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, कैसे? हमें अदर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, अकोमोडेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, इससे हमारे कुछ पर्सनल खर्चे कम होंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। इसके अलावा वो क्या चाहते हैं कि हमें ग्रीन प्रैक्टिसेस मीन सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो लॉज हैं उनकी अवेयरनेस, उनकी लर्निंग का चांस भी मिलना चाहिए, ताकि हमारी जो स्किल्स डेवलपमेंट है वो भी हो सके रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि पूरी दुनिया में अब सस्टेनेबिलिटी की डिमांड आगे बढ़ने जा रही है। जैसे जैसे लॉज डिफाइन हो रहे हैं, दिस मीन कंपनी को इसे कंप्लाई करना है। कंप्लाई करने के लिए कंपनी को कोई सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स आप कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेंगे। इसलिए हर बॉडी अपने सिलेबस के अंदर सस्टेनेबिलिटी को इंक्लूड कर रही है, ताकि ये लोग जब मार्केट में निकलें तो इनके पास एक और नई फील्ड आ गई है, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक नई फील्ड आ गई है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट की। पहले हमारे पास फील्ड क्या थी? अकाउंटिंग की फील्ड थी,
फाइनेंस की फील्ड थी, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्सेशन की फील्ड थी, ऑडिट की फील्ड थी, बिजनेस कंसल्टेंसी की फील्ड थी। अब एक छठी फील्ड भी आ गई और वो क्या है, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट भी हम बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद। पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अब सस्टेनेबिलिटी से डिग्रीज शुरू कर दी हैं। मास्टर डिग्री सस्टेनेबिलिटी में हो रही है, बैचलर डिग्री सस्टेनेबिलिटी में हो रही है। क्यों? उनको नजर आ गया दुनिया में इन चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है। सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट चाहिए आप कंपनीज को। क्यों? कंपनीज को कंप्लाई करनी है तो कंप्लाई करने के लिए एक्सपर्ट बनना चाहिए ना, जिसको पता हो कैसे बेस्ट वे में कंप्लायंस हो सकती है। सस्टेनेबिलिटी मैनेजर चाहिए, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट चाहिए कंपनीज को। जैसे आईटी है, अकाउंटेंसी है, आगे सस्टेनेबिलिटी एक नई फील्ड आ रही है। तो एम्प्लॉइज भी चाहते हैं कि हमें सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस मीन ग्रीन लॉज की अवेयरनेस होनी चाहिए, लर्निंग का चांस मिलना चाहिए, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्या कह रहा है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं कंपनी से? लेंडर चाहता है, बैंक चाहता है भाई ऑन टाइम पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट मुझे दो। अगर लोन नहीं है, लोन नहीं लिया तो क्या चाहेगा? आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो हैं वो हाई होने चाहिए। क्यों? जितना इनफ्लो आउटफ्लो आपका हाई होगा उतना बैंक का बिजनेस चमकेगा। सप्लायर क्या चाहता है एक बिजनेस से? सप्लायर चाहता है मुझे पेमेंट ऑन टाइम दो, बाइंग को कंटिन्यू रखो, मैं जितना वॉल्यूम आप मुझसे बाय कर रहे हो उसको मेंटेन रखो, कि उसे कम करोगे तो मेरी सेल अफेक्ट होगी। साथ सप्लायर क्या चाहता है? एथिकल एंड फेयर ट्रीटमेंट, भी मुझे फेयरली एथिकली ट्रीट करो, बीइंग अ सोशल रिस्पांसिबल एम्प्लॉयर ट्रीट करो। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, उधार पे चीजें दे रहा हूँ, पैसे फ्यूचर में लेता हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ ना आपको, तो आप भी मुझे सपोर्ट करते रहो। ये नहीं कि आपको कोई नया सप्लायर मिला, उसने आपको जो है वो चीजें लो प्राइस पे ऑफर की तो आप उठा के उधर चले गए और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। नहीं, मुझे एथिकली ट्रीट करो, उसके पास जाने से पहले मेरे साथ डिस्कस करो, मुझे चांस दो, हो सकता है वही चीज मैं आपको उतने में प्रोवाइड कर दूं। क्या चाहता है? एथिकल ट्रीटमेंट भी चाहता है, वफादारी, बेवफाई नहीं। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप मुझे भी सपोर्ट करो, एटलीस्ट चांस दो मुझे कहीं और जाने से पहले, डिस्कस करो मेरे साथ। ये है वफादारी। बगैर डिस्कस किए उठा के कहीं और चले जाना, ये बेवफाई है। क्या कह रहा है? ओके, डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो अंदर बैठे हैं ना, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहते हैं कि हमें ऑनर दिया जाए, मीन रिस्पेक्ट दी जाए और हमारी रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाए। क्यों? हम बिजनेस के बेस्ट के फायदे में बात कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जनरल पब्लिक क्या चाहती है, जिसको कुछ प्रेशर ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी है पब्लिक हेल्थ वाली तो चाहती है कि बिजनेस पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे। इन्वायरमेंटल बॉडीज है तो चाहती है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट होनी चाहिए। कोई करप्शन से रिलेटेड नैब टाइप बॉडी है तो क्या चाहती है? नो करप्शन इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बॉडी है तो क्या चाहती है? कंज्यूमर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए विद मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। मीन डब्बे के ऊपर, पैकिंग के ऊपर कुछ और लिखा है, अंदर कुछ और होता है, तो ये मिसलीडिंग है, ये नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइटेटिव कस्टमर की नहीं होनी चाहिए। और क्या चाहते हैं? मोनोपोली नहीं होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, पब्लिक को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए मोनोपोली हाई प्राइसेस के थ्रू। गवर्नमेंट क्या चाहती है एक बिजनेस से? गवर्नमेंट चाहती है भाई हाई प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे हमें हाई टैक्स मिले। क्यों? गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेगी तो इकोनॉमी पे ज्यादा लगाएगी ना, अदरवाइज तो फिर बाहर से लोन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहती है बिजनेस मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करे। क्यों? इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट चाहता है कि बिजनेस लो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए, मीन मेजर एम्प्लॉयर मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की प्रोवाइड करे, उसे मेंटेन रखे। गवर्नमेंट चाहती है कि आप रेगुलेशंस, लॉ रेगुलेशन को भी फॉलो करो, लाइक एम्प्लॉयमेंट लॉ है, कंपनी लॉ है, सस्टेनेबिलिटी लॉज हैं। और गवर्नमेंट चाहती है कि आप यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करो, UNSDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो बिजनेस के लिए डिफाइन किए गए हैं। बिजनेस को उन्हें क्या करना है? सपोर्ट करना है, फॉलो करना है।
इन कुछ इंटरनेशनल बॉडीज भी हैं जो कंट्रीज को चाहती हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करें, कंट्रीज को चाहती हैं कि आप अपने अंदर एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर लोगों को इनकरेज करें। लोकल कम्युनिटी क्या चाहती है कि अगर आप अभी की एम्प्लॉयर हो तो अपना बिजनेस मेंटेन रखो और क्या करो, लोकल कस्टम्स का ख्याल करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, एनवायरनमेंट का ख्याल करो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे फोकस करो, मीन कुछ कंस्ट्रक्टेड कैपिटल की तरफ आओ, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। दे आल्सो वांट टू इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम, मीन हमें थोड़ा बताओ भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स के थ्रू कि आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कैसे फोकस कर रहे हो, फिर हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। अगर आप हमें नहीं बताओगे दिस मीन आप सस्टेनेबिलिटी फोकस नहीं कर रहे, तो हम फिर आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। मेनली वो चाहती है कि सोशल एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस फोकस करे। कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है हाई क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट। कस्टमर चाहता है एथिकल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। एथिकल प्रोडक्शन होनी चाहिए आपकी, चाइल्ड लेबर के थ्रू नहीं, डर्टी वर्किंग कंडीशन के थ्रू नहीं, अच्छी वर्किंग कंडीशन के थ्रू। क्या चाहते हैं कि बिजनेस ट्रांसपेरेंट रहे रिगार्डिंग सोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग, मीन आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल कहां से सोर्स कर रहे हो, रिसाइकल यूज कर रहे हो या कोई रीप्रोड्यूस रिप्लेनिश वाला यूज कर रहे हो, हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट। बिजनेस आईएसओ सर्टिफिकेट ले, एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड आईएसओ 14000 14001, फेयर ट्रेड लेबल्स बिजनेस के पास होने चाहिए, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपके कुछ स्टैंडर्ड की कंप्लायंस के स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए कि आप कंप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। They also value innovation in green packaging and safe material, मीन बिजनेस जो है वो फोकस करे इनोवेशन के ऊपर कि कैसे हम पैकेजिंग को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं, कैसे हमारा मटेरियल जो है वो सेफ फॉर द सोसाइटी हो सकता है। ये स्पेशली जो है वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कस्टमर्स की भी डिमांड है। क्यों? सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस डे बाय डे इंक्रीज होती चली जा रही है। कंज्यूमर आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन एनवायरनमेंट। पेस्टल में इकोलॉजिकल फैक्टर भी हमने पढ़ा था, ये वही है सस्टेनेबिलिटी। एनजीओस क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि बिजनेस जो है वो ग्रीन वॉशिंग को अवॉइड करे, मीन एक्सप्लॉइट ना करे रिपोर्टिंग के थ्रू, जो एक्चुअल है वही रिपोर्ट करे। वो चाहते हैं बिजनेस ट्रांसपेरेंट रहे, एविडेंस दे, कोऑपरेट करे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ। मीडिया क्या चाहता है? मीडिया भी चाहता है कि क्लियर ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ग्रीन वॉशिंग नहीं, रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं, फॉल्स रिपोर्टिंग नहीं। और ये क्या चाहता है? शेयर क्रेडिबल सस्टेनेबिलिटी स्टोरीज, इंस्पायर द पब्लिक एंड बिल्ड ट्रस्ट, मीन आप अगर कोई सस्टेनेबिलिटी के अच्छा काम करे तो हमें बताओ, हम आपको प्रमोट करेंगे, आपकी रिप्यूट को अच्छा बनाने में हेल्प आउट करेंगे, हम मीडिया पे हाईलाइट करेंगे आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो, जिससे ऑब्वियसली लोगों को, दूसरों को, बिजनेसेस को भी मोटिवेशन मिलेगी, जिससे सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट और ज्यादा बेहतर होगा। क्या कह रहा है? सो एक बिजनेस को क्या करना है डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रैटेजी मेकिंग में, सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, स्टेक होल्डर का बेस्ट भी देखना है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर में हर स्टेक होल्डर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई एक स्टेक होल्डर पे अपनी सपोर्ट बंद कर देगा तो उससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए हमें स्ट्रैटेजी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना है। लेकिन वो देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन स्टेक होल्डर हमसे चाहता क्या है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं स्टेक होल्डर क्या चाहता है तो अल्टीमेटली हम उसका बेस्ट देखने में फेल हो सकते हैं। तो हमने देखा हर स्टेक होल्डर हमसे चाहता क्या है, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है। एक और भी स्टेक होल्डर होता है जिसे नाम दिया जाता है कनेक्टेड स्टेक होल्डर का। कनेक्टेड क्या है? ऐसा स्टेक होल्डर है जो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। डिसीजन मेकर नहीं है लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। डिसीजन मेकिंग कौन करते हैं? शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, वो इंटरनल है।
कनेक्टेड कौन है? एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन हो सकता है? नॉन एग्जीक्यूटिव फैक्टर जो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल होता है। की कस्टमर हो सकता है, कोई बड़ा कस्टमर जिसको हमारी सपोज की 70% सेल जाती है, तो हमें उसकी बातों को मानना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में। की सप्लायर हो सकता है, हम है डेल, बेचते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर पुर्जे हमारे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? विंडो कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट से। क्या माइक्रोसॉफ्ट की विंडो के बिना हमारा डेल पुर्जे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? की सप्लायर है, जिसकी बातों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में। माइक्रो कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने इस तरह का कंप्यूटर बनाना है, क्यों हम अपनी विंडोज सॉफ्टवेयर में ये चीजें डेवलप करने जा रहे हैं, ये फैसिलिटीज देने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको अपने कंप्यूटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी इसी तरह चेंज करने हैं, अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जाना है। या कोई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है जिसके थ्रू आपकी चीजें बिकती हैं, वो भी आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या कनेक्टेड internal, those who are within the organization, shareholder, directors, management, employees. External, those who are outside the organization, financial institution, local community, general public, media, customer, supplier, government. Connected. External, not internal, not a decision maker, but influencing the decision making of the organization. Key customer, key supplier, NED, retailer, distributor. सो स्टेक होल्डर टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेस की सक्सेस या फेलियर में दूसरों का रोल होता है, दूसरों की अफेक्ट होता है, सपोर्ट होती है। तो दूसरे कौन है? वो स्टेक होल्डर है। तो हमें उनको कंसीडर करना है व्हाइल मेकिंग डिसीजन। हाँ, उनको कैसे कंसीडर किया जा सकता है, उसके लिए हमें उनकी जो कंसर्न है, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो विशेष है हमारे बिजनेस से, उसका हमें पता होना चाहिए। हाँ, वो क्या होती हैं वो हमने देखी हैं अभी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टेक होल्डर मैपिंग, आल्सो कॉल्ड स्टेक होल्डर एनालिसिस। हमें व्हाइल मेकिंग डिसीजन सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना है। हमें व्हाइल मेकिंग डिसीजन सब स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना है। क्या कहना है? व्हाइल मेकिंग डिसीजन हमें कुछ स्टेक होल्डर जो हैं उनका ज्यादा बेस्ट देखना होता है, कुछ का कम बेस्ट देखना होता है, लेकिन देखना सबका है। हाँ, किसको हमें ज्यादा कंसीडर करना है, किसको कम कंसीडर करना है, उसके लिए हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर देखनी है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा कंसीडर करना है डिसीजन मेकिंग में, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम कंसीडर करना है। क्या कहना? हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर कैसे देखी जा सकती है, उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है जिसको नाम दिया जाता है मेंडलो मैट्रिक्स का। मेंडलो एक पर्सन का नाम है जिसने एक मैट्रिक्स डिजाइन की है जिससे हम स्टेक होल्डर की इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। मेंडो कहता है जी स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंस देखने के लिए आपको क्या देखना है? स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस देखना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कितना है। जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, समटाइम एक डिसीजन आप ले रहे हो उसके अंदर किसी स्टेक होल्डर का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कुछ का कम होता है, तो आपने जिसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसको ज्यादा देखना है, जिसका कम इन्फ्लुएंस है उसे कम देखना है। इन्फ्लुएंस जो है स्टेक होल्डर का इक्वल होता है स्टेक होल्डर के पास पावर कितनी है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने की, अफेक्ट करने की, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना है उसका ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के अंदर, या जो काम आप करने जा रहे हो, जो डिसीजन लेने जा रहे हो, उससे रिलेटेड उसका इंटरेस्ट कितना है। उससे आप एक काम करने जा रहे हो किसी बंदे के लिए, तो उसका इंटरेस्ट हाई होगा, दूसरों को इतना इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। क्या कहना है? और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेक होल्डर का पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने की, पावर जो है कुछ स्टेक होल्डर के पास हाई होती है और कुछ स्टेक होल्डर के पास लो होती है। शेयर होल्डर के पास ज्यादा पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करने की, या कम होती है? ज्यादा। गवर्नमेंट के पास ज्यादा।
लोकल कम्युनिटी, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कुछ बिजनेस हैं, क्या हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नो, लो पावर। इस तरह से कुछ स्टेक होल्डर का ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट जो है वो हाई होगा और कुछ का लो होगा। कुछ बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों उनकी जिंदगी साथ ऑर्गेनाइजेशन के अटैच है, उनका इंटरेस्ट हाई है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में। कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और सप्लायर भी है। हम कुछ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते क्या चल रहा है, चलता रहे, हमें क्या है। गवर्नमेंट, उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट में नहीं है। लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीजें कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या हम फोकस करते हैं? नहीं। इंडिविजुअल कस्टमर, नहीं इंटरेस्ट होगा। और यहाँ से अगर हम ये इंटरेस्ट इनटू पावर की एक 2x2 मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास कोई 4 ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर निकलते हैं। कहते हैं वो स्टेक होल्डर जिनका ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट भी हाई है और उनके पास ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने की पावर भी हाई है, उन्हें नाम दिया जाएगा की प्लेयर्स का। जिनके पास पावर भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने की हाई है और उनका ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट भी हाई है। कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट है, मेन डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर में दो तरह के होते हैं ना, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसने शायद बिजनेस को बनाया था, बाद में शेयर दूसरों को भी सेल किए। माइनॉरिटी जिन्होंने पैसा लगाया सिर्फ शॉर्ट टर्म डिविडेंड के लिए और वो निकाल के कहीं और ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे, इस तरह से भी लॉन्ग टर्म साथ नहीं रहते। इसके अलावा कौन हो सकता है? मेजर कस्टमर हो सकता है। मेजर कस्टमर मीन जो बड़ा कस्टमर है आपका, जो सपोज आपकी सेल्स का ज्यादा वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उसका इंटरेस्ट भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हाई है। क्यों? उसे भी तो सप्लाई चाहिए ना। अगर आप अफेक्ट होगे तो वो भी अफेक्ट होगा। और पावर भी हाई है। क्यों? अगर वो आपसे बिजनेस चीजें लेना बंद कर दे तो आपको बिजनेस बड़ा मेजरली अफेक्ट होगा। क्या तो क्या करना है हमें? सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में इन की प्लेयर्स को कंसीडर करना है। ये हमारे माई बाप है, इनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। मेजर शेयर होल्डर, मेजर कस्टमर, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, ये क्या चाहते हैं वो पहले प्रोवाइड करना है। उसके बाद कहता है वो स्टेक होल्डर जिनका ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लो है, बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करने की पावर भी नहीं है, उन्हें नाम दिया जाएगा मिनिमल एफर्ट का। कौन है इसमें? लोकल कम्युनिटी आप कह सकते हो। बैंक से अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ तो वो हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है जो ना तो इतना कोई पावर रखता है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने की, ना कोई इतना इंटरेस्ट लेता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस एक चीज लिया, ठीक है भाई। तो क्या करना है? डिसीजन मेकिंग में एट द एंड हमने इनको भी कंसीडर करना है कि अगर हम इनका अच्छा नहीं सोच रहे तो इनका बुरा भी अवॉइड करना है। मीन इग्नोर इन्हें भी नहीं करना, थोड़ी सी एफर्ट इनको भी देना है, थोड़ा सा कंसीडर इनको भी करना है। मीन इनको भी हमने मॉनिटर करना है कि कहीं हम इनके भी अगेंस्ट डिसीजन तो नहीं ले रहे। क्योंकि अगर इनके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया तो अल्टीमेटली ये खप डाल सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। क्या है? मतलब वो स्टेक होल्डर जिनका ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट तो लो है लेकिन उनके पास पावर हाई है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने की, गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर। पावर हाई है अफेक्ट करने की लेकिन इंटरेस्ट लो है। शेयर होल्डर के पास पावर हाई क्यों? माइनॉरिटी अगर शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर क्या है? ऑनर्स, इन्वेस्टर्स। हमारे एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। कहते थे ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स, दीज आर लाइक पिजन्स। पिजन्स मीन ये कबूतर की तरह होते हैं।
कहीं पे एक पिजन एक कबूतर दाना चुग रहा है, मीन कहीं एक इन्वेस्टर को अगर कोई रिटर्न मिल रहा है तो देखा देखी सारे इन्वेस्टर वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप वो सारे इन्वेस्टर वहां पे बैठे ना, यूं आप किसी एक को हिट करोगे, किसी पत्थर से शी करोगे, एक नहीं उड़ेगा, ये सारे के सारे इकट्ठे उड़ेंगे। इसलिए शेयर होल्डर बेशक मेजोरिटी है, बेशक माइनॉरिटी है, अभी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, पावर उसके पास भी है, क्यों ये पिजन है, ये जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, ये बाकी इन्वेस्टर्स को भी साथ ले उड़ेगा, इसलिए इनके पास पावर हाई होती है। हाँ, मेजोरिटी है तो उसके पास इंटरेस्ट भी हाई है, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट इतना नहीं होता। ये जो हाई पावर लो इंटरेस्ट वाले स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट, मिनिमल माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इनको नाम दिया जाएगा कीप सैटिस्फाई का। इनको हमें क्या करना है, सैटिस्फाई रखना है इनके डब्बे में, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते रहना है, लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस करते रहना है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते रहना है ताकि अपने डब्बे में सैटिस्फाई रहें। अगर इनको सैटिस्फाई नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस नहीं की, या इनको हमने रिटर्न नहीं दिया, तो इनका इंटरेस्ट जाग जाएगा, और इंटरेस्ट जाग जाने से इनके पास पावर ऑलरेडी है, इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, की प्लेयर, ये फिर बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, तबाही मचा देंगे। क्यों, जितने आपके की प्लेयर ज्यादा हैं उतना डिसीजन मेकिंग में आपको मसले होंगे। क्यों, सबका बेस्ट देखना बड़ा मुश्किल काम है, कुछ का तो बेस्ट देख सकते हो, सबका नहीं देखा जा सकता। क्या कहना है, तो कहते हैं ये स्टेक होल्डर जिनके पास इंटरेस्ट हाई है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के अंदर, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि पावर नहीं है इन्फ्लुएंस करने की, वो कौन है, एम्प्लॉइज, सप्लायर, इनको नाम दिया जाएगा कीप इन्फॉर्म्ड का। इन्हें हमने इन्फॉर्म रखना है रिगार्डिंग व्हाट डिसीजन यू हैव मेड एंड व्हाई यू हैव मेड दैट डिसीजन, स्पेशली जब इनके अगेंस्ट डिसीजन लिया, आप कोई लेबर रिडंडेंसी करने जा रहे हो, कोई पे रेट कट करने जा रहे हो, या हर साल बढ़ाते थे वेजेस इस दफा नहीं बढ़ा रहे, तो इन्हें इन्फॉर्म करना है भाई क्या रीजन है, क्यों ऐसा करने जा रहे हो। क्यों इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया तो एम्बिग्युइटी में पता नहीं ये क्या समझेंगे, उससे ये इकट्ठे होके ग्रुप की शक्ल में आके खप डाल सकते हैं, मीन पावरफुल हो सकते हैं, मीन की प्लेयर बन के बिजनेस को अफेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करा, जो इनका इंटरेस्ट हाई है, इनकी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है, लेकिन पावर नहीं है, इंडिविजुअली ये पावर नहीं रखते। हाँ, अगर कोई ट्रेड यूनियन बनी हुई है एम्प्लॉइज की तो फिर इनके पास पावर भी है, इंडिविजुअली इनके पास पावर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने की, लेकिन इंटरेस्ट हाई है, कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों, जिंदगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है। सप्लायर के पास पावर नहीं होती, क्यों, आजकल पूरी दुनिया में हमारे पास सप्लायर्स का अल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसलिए कोई एक सप्लायर हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, इंटरेस्ट उसका हाई है, क्यों, उसका बिजनेस हमारे साथ अटैच है, हम उससे चीजें लेना बंद करते हैं तो उसका बिजनेस अफेक्ट होता है, इसलिए वो भी कीनली ऑब्जर्व कर रहा है क्या चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे चल रहा है, क्या कह रहा है। So, according to Mandelo matrix, there are 4 group of stakeholders. Those who have high power, high interest, key players, जिन्हें हमें highly satisfy, highly informed रखना है. Those who are having low power, low interest, local community bank, individual customer are called minimal effort, जिन्हें हमें monitor करना है decision making में कि अगर हम इनका अच्छा नहीं तो बुरा भी avoid करना है. Least satisfied, least informed रखना है. लेकिन जिनके पास हाई पावर है, लो इंटरेस्ट है, तो उन्हें हमने सैटिस्फाई रखना है उनके डब्बे में, गवर्नमेंट और माइनॉरिटी शेयर होल्डर। हाँ, जिनका इंटरेस्ट हाई है, पावर लो है, तो उन्हें हमने क्या करना है, इन्फॉर्म रखना है अबाउट व्हाट डिसीजन वी हैव मेड एंड व्हाई वी हैव मेड दैट डिसीजन। क्या समझ आती कुछ? हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, की प्लेयर, लो पावर, लो इंटरेस्ट, मिनिमल एफर्ट, high interest, low power, keep informed. Low power, high interest, keep informed. High power, low interest, keep satisfied. Low interest, high power, keep satisfied.
रटा नहीं लगाना। हाई पावर हाई इंटरेस्ट कीप देयर, लो पावर लो इंटरेस्ट मिनिमल एफर्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाइड, हाई इंटरेस्ट लो पावर कीप इन्फॉर्म। सबसे पहले इनको कंसीडर करना है, फिर इनको सेटिस्फाई करना है, फिर इनको इन्फॉर्म करना है, और एट द एंड हमें इन्हें भी देखना है, मॉनिटर करना है कि अगर हम इनका अच्छा नहीं देख रहे तो बुरा भी अवॉइड करना है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी आईक्यू बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के ऊपर। इसमें अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 बीटा लिमिटेड के नाम से। एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक पे टेस्ट कर सकते हैं। So Beta Limited is undertaking multiple strategic project involving various stakeholder by using Mendelov matrix. Classify the following stakeholder into the appropriate quadrant. 4 quadrant. Keep there minimal effort, keep satisfied, keep informed, and briefly justify your classification. तीन आपने बताना है कैसे हाई पावर हाई इंटरेस्ट है। Number 1. A major shareholder of a Beta Limited major shareholder has a high percentage of share and regularly participate in decision making of the company। mean participate भी regularly decision making में करता है। this mean इसकी बेस पर उसकी पावर भी हाई हो गई, क्या ख्याल है, और इसकी बेस पर उसका इंटरेस्ट भी हाई हो गया। तो ये क्या बन गया, key players। That organization need to highly satisfied, highly informed। Is that? 4 मिनट दूं आपको, बाकी 4 खुद से जरा ट्राई करो। Try number 2, 3, 4, 5। So number 2, a small group of loyal customers, small group, but they are loyal. Small group, this means power might be low, who continue to buy Beta Limited products, although many other alternatives are also available in the market। लेकिन वो बिजनेस से ही प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, अदर भी मार्केट में अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, मीन कहीं से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि स्मॉल ग्रुप हैं तो पावर भी लो है और कंटिन्यू कर रहे हैं, बीटा लिमिटेड से लॉयल कस्टमर हैं, तो कह सकते हो कि आप इंटरेस्ट हाई है। इनको कीप इन्फॉर्म भी कह सकते हो या मिनिमल एफर्ट भी कह सकते हो। चलिए मिनिमल एफर्ट कह देते हैं। क्या क्या, इट्स नॉट अ मेजर कस्टमर, अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो कभी भी मूव भी हो सकते हैं। लेकिन लॉयल हैं तो उसकी बेस पर आप अगर कीप इन्फॉर्म में रखना चाहो, मीन इंटरेस्ट माइट बी हाई ले रहे हैं, बीइंग अ लॉयल्टी, तो भी एक्सेप्टेबल है। नंबर 3, a government regulatory body, always high power, is responsible for approving new product safety standards, but generally remain passive unless regulations are breached। passive mean active नहीं है, सोए हुए रहते हैं। this mean इंटरेस्ट लो है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी है तो पावर हाई है, तो ये क्या बन गए, कीप satisfied। लोग कहता है कि जनरली remain active regarding the business, mean कीली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि इंटरेस्ट भी आया। नंबर 4, एम्प्लॉइज ऑफ बीटा लिमिटेड, जिनका इंटरेस्ट ऑलरेडी हाई होता है, क्यों जिनकी साथ अटैच है,
who are actively involved in daily operations but have no decision making authority, तो पावर नहीं है लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व हैं डेली ऑपरेशंस में, कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या बन गए, कीप इन्फॉर्म based on high interest, low power. Number 5, a local nature conservation group protesting against Beta's new infrastructure project in an area of natural beauty. बीटा शायद कुछ नेचुरल ब्यूटी एरिया को अफेक्ट कर रहा है और वो जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट हाई शो कर रहे हैं। अब लोकल नेचर कंजर्वेशन ग्रुप है, कोई बॉडी तो है नहीं, क्या कह रहा है, कोई एनजीओ टाइप चीज लग रही है, कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है फिर हम कहते हैं पावर भी हाई है। अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शायद इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं इंटरेस्ट हाई है लेकिन पावर लो है, तो इसको क्या कह देंगे, कीप इन्फॉर्म। That's it for today. Hopefully next lecture में मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ।